डीएनए को कोड करते हैं उनपे, ठीक है, ज्यादा डीएनए कोड कर पाएंगे, स्फेरिकल शेप होती है उनकी। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, तो एक बच्चे ने डाउट पूछा था, डाउट था इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्या डाउट था? डाउट ये था बच्चे का कि जैसे हमें तो जो मैंने एग्जांपल लिया था जीन 1 2 3, उसमें हमें पता था ना कि जो जीन 2 है उसका साइज सबसे छोटा है और सबसे छोटा फ्रेगमेंट सबसे आगे आएगा। ये चीज तो हमें उस एग्जांपल से दिख रही थी। मान लो कि आपको उसका साइज जो है वो किसी मिडिल रेंज में कहीं है, ठीक है, तो तब हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा हमारा जीन जो है वो क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर वो फ्रेगमेंट कहीं बीच में आ रहा है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो भी रिसर्चर होता है जिसे जो जीन कट करना है, उसको उस जीन का पहले बेस पेयर का नंबर या उसका साइज पता होता है कि उसका साइज क्या होगा। सबसे पहली नॉलेज होनी तो ये क्या है, जरूरी है कि उसको जीन का साइज पता हो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो जो सैंपल डीएनए था वो आपने एक वेल में डाल दिया। दूसरे वेल में क्या करते हैं, दूसरे वेल में जो सैंपल डालते हैं वो एक मार्केट में बना बनाया सैंपल आता है, उसे बोलते हैं डीएनए मार्कर, ठीक है। एक बना बनाया सैंपल आता है, उसे क्या बोलते हैं, डीएनए मार्कर। मार्कर के अंदर क्या होता है कि पहले से छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं। जो मार्कर होता है उसके अंदर प्री फॉर्म्ड डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, और उसके उसके पैकेट पर लेबल में लिखा होता है कि कौन कौन से फ्रेगमेंट है, और जब आप जेल पे उसे रन कराओगे सैंपल को तो किस सीक्वेंस में फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट होंगे। उसमें लिखा होगा कि जैसे इस फ्रेगमेंट का साइज यहाँ पर लिखा होगा, मान लो इसका साइज लिखा हुआ है यहाँ पर 1 KB, ठीक है। ये जो सबसे आखिरी फ्रेगमेंट आया इसका साइज लिखा हुआ है 1 KB। उससे ऊपर वाले का साइज है 2 KB, उससे ऊपर वाले का 3 KB, 4 KB, 5 KB, 6 और 7 KB, सो ऑन। इस तरह से उसके साइजेस उसके लेबल पे ही, पैकेट पे के लेबल पे ही मेंशन्ड है। तो आपने क्या करना है, बस सैंपल को चलाना है और फ्रेगमेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो आप उस लेबल को देखते हुए मैच कर लोगे कि हाँ इसका साइज क्या होगा 1 KB, इसका 2 KB। आगे समझ में? तो डीएनए मार्कर से हमें साइज का पता चल गया। अब आपको मान लो ये नॉलेज है कि जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज है मान लो 4 KB। आपको ये नॉलेज पहले से है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चाहिए उसका उस फ्रेगमेंट का साइज क्या है 4 KB। आप यहाँ पर देखोगे कि मार्कर में 4 KB कहाँ है, आपको यहाँ दिखा। अब आप उसके सामने वाला जो फ्रेगमेंट देखोगे दूसरे वेल से जो आया है उसका भी साइज क्या होना चाहिए, उसका भी 4 KB होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल लेवल पर होंगे दोनों। तो आप इस 4 KB के पैरेलल में जो फ्रेगमेंट आया है उसको यहाँ से कट कर लोगे, दैट दैट विल बी योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। आगे समझ में? तो इस तरह से हम एक मार्कर रन करते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। पीयूष, आगे समझ में? नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो था चैप्टर का। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक में 2 प्रिंसिपल थे, बताना जरा कौन कौन से थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो आज हम पढ़ेंगे बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने एक ऐसा सेल बना लिया था जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल था, उसके अंदर हमने एक कोई आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है।
अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम उस रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल को एक बड़े लेवल पर, एक बड़े मीडियम में ग्रो कराएंगे, जिससे जो भी फाइनल प्रोडक्ट आप उस सेल से ऑब्टेन करना चाहते हो वो हमें ज्यादा मिले, वो फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वहां पर रोल आएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का। तो इसे समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ, जिसे कहते हैं स्केल अप प्रोसेस। तो जैसे कोई एक रिसर्चर है, जेनेटिक इंजीनियर है कोई, और उसने एक नया बैक्टीरिया बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो बैक्टीरिया उसने ऐसा बनाया, उस बैक्टीरिया के अंदर उसने ह्यूमन का इंसुलिन जीन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज कर रहा है, मान लो। ठीक है, एक एग्जांपल है। तो वो उसका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गया। उस बैक्टीरिया को उसने ग्रो कराया एक टेस्ट ट्यूब में, जेनेटिक इंजीनियरिंग से करके उसको एक टेस्ट ट्यूब में आइसोलेट कर लिया। रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स हैं यहाँ पर, वो बैक्टीरिया के हो सकते हैं या एनिमल या प्लांट के, जिसके भी उस पर्सन ने मॉडिफाई किए हो। एक ग्रोथ मीडियम है इसमें, ग्रोथ मीडियम है यहाँ पे ब्रोथ। ग्रोथ होता है लिक्विड ग्रोथ मीडियम, लिक्विड ग्रोथ मीडियम है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोथ। तो इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्यूम है वो है 10 ml टेस्ट ट्यूब। तो 10 ml की टेस्ट ट्यूब में उसने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल जो थे वो उसने सेलेक्ट आउट कर लिए। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट से वो उसके पास ये आ गया रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल का एक सैंपल। अब उसने क्या करना है, अब उसने ये चेक करना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट ये बना रहा है, अब उसकी अमाउंट को, उस फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट को उसे क्या करना है, इंक्रीज करवाना है। तो जो मीडियम था, पहले तो अभी 10 ml डाल रखा है, अब उसको मीडियम के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा, वो मीडियम के स्केल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्केल को अप करेगा, और एक बड़े फ्लास्क में इसको ले गया वो। ठीक है, एक बड़े फ्लास्क में ले गया, इसमें भी रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो थे वो उसने ग्रो कराए, और इस फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो है 250 ml फ्लास्क। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर दी उसने, 25 टाइम्स इंक्रीज कर दी। पहले 10 ml थी, अब कितनी होगी, 250 ml। वो इसमें चेक करेगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो चेक करेगा यहाँ पर, चेक यील्ड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो इंसुलिन हार्मोन था, तो चेक करेगा इंसुलिन हार्मोन की अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। यील्ड का मतलब समझते हो ना, कितनी अमाउंट फाइनल प्रोडक्ट की यहाँ बन रही है। तो उसने देखा कि जो फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट है वो अब ज्यादा हो रही है। टेस्ट 10 ml के कंपैरिजन में जब ज्यादा मीडियम लिया तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर वो सोचेगा मैं और ज्यादा मीडियम इंक्रीज कर दूं, स्केल को और ज्यादा अप करूं। उसने एक बड़े कंटेनर में इसको ले गया। कंटेनर की वो कंटेनर का नाम है या वॉल्यूम है उसकी 1 लीटर। इसे बोलते हैं लैब फर्मेंटर। लैब फर्मेंटर वॉल्यूम क्या है उसकी, 1 लीटर। 4 गुना कर दी फ्लास्क के कंपैरिजन में। तो इस लैब फर्मेंटर में वो क्या क्या चेक करेगा, वो रिसर्चर चेक करेगा कि किस पीएच पे ये रिकॉम्बिनेंट सेल्स ग्रो करते हैं, पीएच को सेट करेगा। किस टेम्परेचर पे रिकॉम्बिनेंट सेल्स अपनी बेस्ट ग्रोथ देते हैं। यील्ड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कितनी अमाउंट ये दे रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर मीडियम अगर है तो फाइनल प्रोडक्ट की क्या यील्ड मिल रही है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट,
आपको इन सेल्स को कितनी ऑक्सीजन देनी है प्रोडक्ट बनाने के लिए या ग्रो करने के लिए। आया समझ में? तो वो ये सारे एक रिपोर्ट बना लेगा, इसकी एक फाइल में रिपोर्ट बना के तैयार कर लेगा वो रिसर्चर। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि इस रिपोर्ट को मैं किसी कंपनी के पास लेकर जाऊं, ताकि उस कंपनी के पास जो इससे भी, इस लैब फर्मेंटर से भी जो बड़े बड़े कंटेनर होंगे, उसमें वो इन सेल्स को ग्रो कराए और ज्यादा अमाउंट में फाइनल प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो वो किसी बड़ी कंपनी को अप्रोच करेगा। तो वो कंपनी के पास गया और कंपनी को बताएगा कि मैंने ये बनाया है नया बैक्टीरिया जिसमें इंसुलिन जीन मैंने डाल दिया है और वो इंसुलिन हार्मोन बना रहा है। आप इसे टेस्ट करो और मार्केट में सेल करो, जो इससे इंसुलिन हार्मोन मिलता है। जो भी प्रॉफिट होगा हम बांट लेंगे आपस में। ठीक है, इस तरह का वो प्रोजेक्ट लेकर जाएगा। तो जो कंपनी वाला है वो पहले से टेस्ट करेगा कि जो रिपोर्ट वो लेकर आया वो सही भी है कि नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो एक पायलट प्लांट बोलते हैं, जो चेक करने के लिए किसी चीज को या रिहर्सल करने के लिए कोई अगर चीज हो तो उसे पायलट बोलते हैं। किसी चीज को चेक करना या रिहर्सल करना कि वो सही भी है कि नहीं। ठीक है, उसे पायलट प्लांट में एक बड़ा फर्मेंटर है या बड़ा एक रिएक्टर है, उसमें वो ग्रो कराएगा। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 10 से 100 लीटर, 10 to 100 लीटर पायलट प्लांट की। और उसमें वो चेक करेगा, चेक ग्रोथ पैरामीटर्स। ये जितने भी ग्रोथ पैरामीटर पिछले स्टेप में हमने देखे, ग्रोथ पैरामीटर क्या क्या है? टेम्परेचर, पीएच, ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यही है सारे ग्रोथ पैरामीटर। इन सबको चेक कर लेगा कि जो रिपोर्ट लेकर आया वो सही भी है कि नहीं है। उसे लगेगा कि सब कुछ सही है और प्रोडक्ट की यील्ड भी ज्यादा आ रही है, फिर वो इसको लेकर जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पर। ठीक है, जो भी कंपनी में पर्सन इन्वॉल्व था वो इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर ग्रो करवाएगा इन सेल्स को, और उसे बोलते हैं बायोरिएक्टर। क्या बोला? बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर की वॉल्यूम होती है 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर, जो एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक है, एक्चुअल वर्ल्ड में ये 1 लाख लीटर तक होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में 100 से 1000 लिखी हुई है, उसी को मान लो। तो बायोरिएक्टर इतने बड़े डिजाइन में होते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग जितना बड़ा एक रिएक्टर होता है, पूरी बिल्डिंग जितना बड़ा। कभी आपने कोई मिल्क प्लांट विजिट किया हो, कभी देखा हो, नहीं देखा? जैसे वीटा का मिल्क प्लांट होता है, कभी वैसे ही चले जाना कहीं, चंडीगढ़ में भी है, रोहतक साइड में भी है मिल्क प्लांट्स। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े उसमें कंटेनर वेसल्स हमें बाहर से ही नजर आ रहे होते हैं, इस बिल्डिंग जितने बड़े होते हैं। वो एक बायोरिएक्टर होता है। ठीक है, उसमें हजारों लीटर्स में ये ग्रोथ मीडियम होते हैं, जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट सेल्स को ग्रो करा सकते हो। तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट मिलेगी वो भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं? हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि इस बायो रिएक्टर का डिजाइन कैसा होना चाहिए कि हम एफिशिएंटली उन सेल्स को ग्रो करा सकें और प्रोडक्ट को इजीली ऑब्टेन कर सकें। बायो रिएक्टर के डिजाइन को पढ़ते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। आया समझ में? स्केल अप का मीनिंग समझ में आया? वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है जिससे डिफरेंट पैरामीटर्स पता चले और प्रोडक्ट की यील्ड भी सेट हो पाई कि कितनी यील्ड वो दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो आप, कुछ टर्म्स लिखो। जैसे एक टर्म है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इज द प्रोटीन formed from the protein
formed from gene in rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कोई एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया था, उस जीन से अगर कोई प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? ठीक है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से फॉर्म हुआ है। क्लियर है? फॉर्म फ्रॉम जीन इन rDNA। जनरली recombinant proteins are formed in heterologous host, और मोस्ट कॉमनली ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हेट्रोलोगस होस्ट में बनते हैं। हेट्रोलोगस का मतलब क्या होता है? वो लिखो, when gene is from यूकैरियोट, आपने जीन लिया यूकैरियोट का एंड उसको किस में इंसर्ट किया, एंड होस्ट सेल इज प्रोकैरियोट, ऐसे होस्ट को हम क्या बोलेंगे? सच होस्ट सेल इज हेट्रोलोगस, क्योंकि नॉर्मली उस प्रोकैरियोट में वो यूकैरियोट का जीन नेचुरली नहीं मिलता है, आपने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें इंसर्ट करवा दिया, इसलिए उसको यहाँ पर हेट्रोलोगस होस्ट टर्म दिया गया उस होस्ट को। आया समझ में? उस हेट्रोलोगस होस्ट से कोई प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को बोल दिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वो है बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स एक लैब में मिलेंगे कि एक इंडस्ट्री में मिलेंगे? ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ठीक है, एक इंडस्ट्री के पास होगा ये बायो रिएक्टर। लैब में तो मैक्सिमम होता है एक लैब फर्मेंटर, उसकी वॉल्यूम क्या बताई थी? 1 लीटर। ठीक है, इंडस्ट्री के किसी कंपनी में मिलेंगे बायो रिएक्टर। जैसे अगर आपने कोई ड्रग बनाया है बायोटेक से, तो वो सैंपल लेकर जाएगा किसी ड्रग की कंपनी के पास, जैसे डॉक्टर रेडी हो गया, सिप्ला हो गया, अपोलो हो गया, ये अलग अलग कंपनीज होती हैं, इनको अप्रोच करेगा, इन सब के पास अपने बायो रिएक्टर्स होंगे। ठीक है, बायो रिएक्टर को बायो फर्मेंटर भी बोल देते हैं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें फर्मेंटेशन हो, वो पुराना नेम है, बस चलता आ रहा है, बायो फर्मेंटर भी उसे बोल देते हैं। vessels which maintain sterile या aseptic conditions। aseptic का मतलब हाँ, जर्म फ्री कंडीशंस, जर्म या जो पैथोजेंस होते हैं, जैसे जो जितने भी ये हैंड वॉश वगैरह होते हैं, साबुन जो होते हैं, इनको एसेप्टिक बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे हैंड से जर्म्स को रिमूव कर देते हैं। कुछ और ऐसे भी बैक्टीरिया बच सकते हैं हैंड पे जो जर्म्स नहीं होते, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हो सकता है कि बच जाएं, लेकिन जितने भी जर्म्स होंगे उनको ये क्या कर देगा? किल कर देगा। ठीक है, तो वही स्टेराइल या एसेप्टिक कंडीशन का मीनिंग है।
vessels which maintain sterile या aseptic conditions to obtain recombinant proteins using cells तो बायोरिएक्टर एक ऐसा वेसल होता है जो डिजीज फ्री कंडीशंस में ग्रोथ करवाता है। किसकी ग्रोथ? सेल्स की। ठीक है, और वो सेल्स हमें क्या बना कर देंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बना कर देंगे। तो हमें इन सेल्स का ग्रोथ मीडियम डालना पड़ेगा रिएक्टर में। These contain raw materials for product formation. तो हमें बायोरिएक्टर में अंदर रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा ये जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बन सके। जैसे वो एक सेम एग्जांपल, मान लो आप एक बैक्टीरिया से इंसुलिन हार्मोन बनवा रहे हो, तो वो हार्मोन तो एक प्रोटीन होता है, हमें रॉ मटेरियल में अमीनो एसिड डालने पड़ेंगे ताकि बैक्टीरिया उन अमीनो एसिड को उठाए और उनसे वो प्रोटीन बनाए। ठीक है, हमें वो रॉ मटेरियल में वो अमीनो एसिड देने पड़ेंगे बैक्टीरिया को। दूसरा और क्या होगा इसमें? कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करेगा ये। कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया अपनी फुल ग्रोथ या मैक्सिमम ग्रोथ शो करेगा। टेम्परेचर के साथ और क्या कांस्टेंट होना चाहिए? पीएच भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड एरेशन रेट। एरेशन रेट मतलब उनको ऑक्सीजन, जो भी उनकी ऑक्सीजन डिमांड है वो उस रेट से उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ठीक है, एरेशन रेट, तभी तो वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा या सेल ग्रो करेगा। तो बायोरिएक्टर का काम है रॉ मटेरियल देना सेल्स को, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करना, और एरेशन रेट एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मैनर में देना। तो इमेजिन करो अगर इस बिल्डिंग जितना बड़ा एक कंटेनर है, ठीक है, काफी बड़ा कंटेनर होगा, उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, हर सेल तक ऑक्सीजन जो है वो यूनिफॉर्म अमाउंट में पहुंचनी चाहिए। इस हिसाब से उसमें इंजीनियरिंग सिस्टम कुछ लगेगा, एक इंजीनियर ही बनाएगा ना उस मशीन को कि ऑक्सीजन सब जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। इसलिए ये टॉपिक जो है बायोरिएक्टर का डिजाइन, ये एक इंजीनियर इसे डिजाइन करता है। ठीक, तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर पढ़ेंगे। दो तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं। दो तरह के बायोरिएक्टर्स होते हैं। पहला है सबसे पहले स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इस बायोरिएक्टर में जो आप लिक्विड मीडियम या ब्रोथ डाल सकते हो, ठीक है, वो 1000 लीटर तक, अप टू 1000 लीटर ब्रोथ कैन बी एडेड। तो इस रिएक्टर का जो डिजाइन है वो काफी बड़ा होगा। क्या रेंज लिखी थी ऊपर रिएक्टर्स की? 100 से 1000। जो सबसे बड़ा रिएक्टर होगा वो यही होगा, स्टर्ड टैंक। इसका डायग्राम बनाते हैं।
बनाओ इसे। यहाँ जो ये एजेस हैं, नीचे वाली एजेस, ये कर्व्ड बनानी है। ठीक है, कर्व्ड एजेस। चलो लेबलिंग करते हैं। तो स्टर्ड टैंक में सबसे पहले तो यहाँ ब्रोथ है। लिक्विड मीडियम हो गया। ब्रोथ की वॉल्यूम ऊपर ही बता दी। ठीक है, 1000 लीटर। इसी ब्रोथ में जो भी आपने रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल बनाया था, उसे आप यहाँ प्लेस कर दोगे। रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल उसी ब्रोथ में है। फिर और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एयर कहाँ से मिलेगी? एयर का जो रूट है वो बिलो से है। जो स्टेराइल एयर है, स्टेराइल एयर मतलब ऐसी एयर जो जिसमें कंटेमिनेशन नहीं है। स्टेराइल एयर यहाँ बिलो से दी गई है। ठीक है, टैंक के अंदर। स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहां से गर्म स्टीम दी जा रही है। स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन कॉन्टिन्यूसली नहीं दी जा रही, ये स्टार्टिंग में देंगे। जैसे एक बार आपने टैंक में ब्रोथ भर दिया, आपने उसका रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं डाला अभी, उसके बाद आप स्टीम उसमें छोड़ दो गरम गरम, तो सारा ब्रोथ जो है उसमें कोई अगर ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसमें अपना क्या डाल देंगे? रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। आगे समझ में? तो ये स्टीम कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में दी गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां से आप थिंक करो कि स्टेराइल एयर तो नीचे से आ रही है और टैंक की हाइट बहुत बड़ी है। इस एयर को जो बॉटम से आ रही है उसको टॉप तक जाना है। अगर टॉप तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो यहां पर मिक्सिंग करनी पड़ेगी ताकि वो एयर ऊपर की तरफ आए। ठीक है, मिक्सिंग करने का काम यहां पर है स्टरर का।
यहां पर ये लगा हुआ है, इसे बोलते हैं स्टरर, STIRRER। ये घूमता रहता है गोल गोल, ठीक है, ये रिवॉल्व करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर एरोज लगा लो ऐसे, ठीक है, स्टरर ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। स्टरर कितनी तेज रिवॉल्व करेगा उसे सेट करने का काम ऊपर मोटर का है। ऊपर मोटर लगी हुई है, इस मोटर में आप सेट कर दोगे आरपीएम। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, कि कितनी रेवोल्यूशन करेगा स्टरर 1 मिनट में, वो आप सेट कर दिया और मोटर में वो रीडिंग सेट होगी और ऑन कर दिया आपने, तो उस स्पीड से वो घूमेगा। ठीक है, वो स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं रखेंगे, नहीं तो टैंक का जो ब्रोथ है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, उसको इतना रखेंगे कि एरेशन जो यहाँ नीचे से दी जा रही है वो इफेक्टिवली स्प्रेड हो जाए। तो स्टरर के काम क्या है? एक तो यहाँ पर रोल हो गया स्टरर का एरेशन का, इवन मिक्सिंग करवाएगा वो कि ऑक्सीजन सब जगह पहुंच जाए। दूसरा रोल स्टरर का मिक्सिंग ऑफ ब्रोथ, ब्रोथ की मिक्सिंग करवाएगा। जैसे जो ब्रोथ है, ऐसा ना हो कि ब्रोथ जो लिक्विड था उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉलिड न्यूट्रिएंट्स थे वो सेडिमेंट होके नीचे बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी वो स्टरर घूमेगा ताकि वो यूनिफॉर्मिटी में रहे न्यूट्रिएंट्स, ऐसा ना हो कि सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे रह गए, ऊपर वालों के लिए पानी बचा केवल। ठीक है, तो घूमता रहेगा, इवन मिक्सिंग हो जाए। और एक एरेशन का काम करवाया, इसलिए टैंक का नाम क्या है? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। नेक्स्ट, और क्या है यहाँ पे? अब ऐसा भी हो सकता है कि जब मीडियम, हाँ, आपने एक लिक्विड मीडियम बनाया, उसका सॉलिड पार्ट में क्लम्प बन जाए, जगह जगह सॉलिड पार्ट इकट्ठा हो जाए, ठीक है, वो क्लम्प बन जाएगा। वो तो क्लम्प नहीं बनना चाहिए, तो उससे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की। तो क्लम्प को तोड़ने का काम यहाँ पर होता है इन ब्लेड्स का। स्टरर के साथ ये ब्लेड्स लगा देते हैं। आप इन ब्लेड्स को यहाँ पर लिखो, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, फ्लैट शेप एंड ब्लेड्स की, और ये स्टरर के साथ घूमते रहेंगे। अगर कहीं मीडियम में क्लम्प बन गया, उसे क्या कर देंगे? वो ब्रेक कर देंगे, प्रिवेंट क्लम्प्स इन ब्रोथ। स्टरर तो ये जो रॉड है ये घूम रही है, उसे कह रहे हैं। घूमेगा नहीं, जैसे तू पानी का गिलास है, उसमें चम्मच घुमा, हाँ, नहीं नहीं, वो एक, जैसे वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा ना, हाँ, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो उसके उसके अराउंड, जैसे मैंने डायरेक्शन दिखाई ना घूमने की, तो उसके अराउंड मीडियम भी तो ऐसे ऐसे घूमेगा। क्लम्स हो रहे हैं, जैसे जो लिक्विड मीडियम है उसमें कुछ तो सॉलिड आपने न्यूट्रिएंट मिलाए होंगे, वो इकट्ठे हो रहे हैं सॉलिड, तो उसको नहीं बनने दे रहा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक आया समझ में? अब देखो और क्या है। जैसे अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा था, मान लो एक लस्सी का गिलास है आपके हाथ में, उसमें आप चम्मच घुमा रहे हो, ऊपर झाग बन जाते हैं, फॉर्म बन जाती है ना ऊपर। वो फॉर्म क्यों बनती है? क्योंकि जब आप घुमा रहे हो तो उसमें एयर डिफ्यूज कर रही है, और उसी एयर के बबल्स बन जाते हैं ऊपर। तो जब ये स्टरर घूमेगा तो बबल बनेंगे। बबल कहाँ बनेंगे? ऊपर की तरफ बन जाएंगे बबल। अगर वो बबल बन रहे हैं तो क्या है, वहां पर ऑक्सीजन ट्रैप हो रही है उन बबल्स में, वो सारी ऑक्सीजन यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। जो एरेशन आप नीचे से दे रहे थे वही उसी के ऊपर बबल बन गए। ठीक है, तो इन बबल को बनने से रोकना है। क्यों रोकना है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को ऊपर रखेंगे और नीचे जो सेल्स हैं मीडियम में उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी।
तो बबल को ब्रेक करने के लिए एक इंपेलर ऊपर लगा देंगे हम और इनको नेम देंगे फॉर्म ब्रेकर। ये फॉर्म को बनने से रोकते हैं, फॉर्म ब्रेकर। जैसे ही फॉर्म यहां बनेगी से ब्रेक करेंगे, ये भी घूमेंगे स्टर के साथ। और थिंक करो और क्या था इसमें, पीएच कंट्रोल डिवाइस होनी चाहिए। एक लिखो यहां पर, पीएच कंट्रोल डिवाइस। ये क्या करेगी, मान लो कि जो यहाँ पर सेल्स ग्रो हो रहे हैं वो सेल्स कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं या उनमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा है जो मान लो एसिडिक है, तो पीएच कंट्रोल डिवाइस बेसिक यहाँ सोल्यूशन को डालेगी ताकि वो एसिड जो बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, नहीं तो दूसरे सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा वो एसिड जो बन रहा है, या इसका उल्टा भी ट्रू है। ठीक है, तो पीएच कंट्रोल डिवाइस हम लगाएंगे बेस्ड ऑन आपने जो स्टडी करी होगी इन सेल्स पे वो कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, फिर आपने देखा कि जब रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ मीडियम का टेम्परेचर बढ़ जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस लगानी पड़ेगी। ये टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस इसके टेम्परेचर को सेंस करती रहेगी, जैसे वो देखेगी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, इस कंटेनर की बाउंड्रीज में ठंडा पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो बढ़ते हुए टेम्परेचर को क्या कर देगी, कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर सेंसर्स भी लगे हुए हैं। एक चीज और, मैंने बेस कैसा बताया था, कैसा होगा इसका, कर्व्ड बेस होगा। उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कर्व्ड बेस। जैसे मान लो कि अगर बेस ऐसे पैने तीखे हैं तो इनमें क्या होगा, इन तीखे बेसिस में जो मीडियम है वो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कर्व्ड होंगे तो उसमें इकट्ठा वो नहीं होगा, इस वजह से। मीडियम, मीडियम मतलब जो ये ब्रोथ था। ठीक है, मीडियम डू नॉट कंडेंस ड्यू टू कर्व शेप, कर्व शेप होने की वजह से वो वहां पर मीडियम कंडेंस नहीं हो जाएगा, ताकि इवन मिक्सिंग वाला जो काम चल रहा है वो हो सके। इतना आगे समझ में। फिर यहाँ फाइनली है एक, जैसे मान लो आपने रिएक्शन चलवा दिया कई घंटे तक या कुछ दिनों तक ये चलता रहा और फाइनल प्रोडक्ट भी यहाँ बन गए होंगे, फिर अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट निकालना है वो, और प्रोडक्ट इसी ब्रोथ के अंदर होगा, तो एक क्या करता है, एक टूंटी नीचे लगा देता है, ये एक पोर्ट उसने नीचे लगा दिया, यहाँ से टूंटी खोलेंगे और यहाँ से जो ब्रोथ था वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उस ब्रोथ को कलेक्ट कर लेंगे किसी कंटेनर में और उसी ब्रोथ से फिर हम प्यूरिफाई करेंगे उस फाइनल प्रोडक्ट को। आया समझ में, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट सैंपलिंग पोर्ट, प्रोडक्ट सैंपलिंग पोर्ट। सारे इंतजाम है इसके अंदर एक प्रॉपर सेल्स की ग्रोथ होने के लिए और प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के लिए। आ गए हैं समझ में। एयर कहां से पास करेंगे इसमें, बिलो से पास करेंगे, और इवन मिक्सिंग कौन कराएगा एयर की, स्टरर करवाएगा। ब्लेड्स इवन मिक्सिंग करवाएंगे क्या, नहीं, ब्लेड्स का काम क्लम्स को ब्रेक करना, फॉर्म को ब्रेक कौन करेगा, फॉर्म ब्रेकर। ठीक है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया डालने के बाद करेंगे कि पहले करेंगे, पहले करेंगे, सेल्स को डालने से पहले करेंगे। मोटर कंट्रोल करेगी स्टरर की आरपीएम को। ठीक है, बस यही है इसमें। हाँ
तीसरा वो ये सेम यही है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर, एक ही कलर से बनाया ना मैंने। तो ये हो गया स्टर्ड टैंक। ये तब किया जाता है जब आपका डिजाइन बहुत बड़ा हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका डिजाइन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़े लेवल पे आपको ग्रो नहीं कराना है, तो ऐसे केस में दूसरे टैंक में ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं स्पार्ज टैंक। स्पार्ज स्टर्ड टैंक। तो इसमें जो ब्रोथ डाला जाता है अप टू 100 लीटर ब्रोथ। हाँ तो उसमें जैसे इसमें तो 100 लीटर हो गया अप टू, मतलब मैक्सिमम इतना हो गया, उसमें 100 से ज्यादा। एक बार एनसीईआरटी से कंपेयर कर लो इस दूसरे वाले को, एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा डायग्राम है, ठीक है। स्टर्ड टैंक वाला जो है, यहाँ देखो ये एसिड बेस कंट्रोल डिवाइस होगी ऊपर, एक इसने टेम्परेचर कंट्रोल लगा रखा है, लेबल नहीं किया, ठीक है। मोटर बना रखी है अच्छी सी एक, और स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन भी दे रखा है, स्टेराइल एयर नीचे से पास कर रहा है ये, ठीक है। और फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर भी दिख रहे हैं हमें, और स्टरर तो लेबल ही नहीं कर रखा जो सबसे मेन है। कल्चर ग्रोथ लिखा हुआ है, फॉर्म ब्रेकर ऊपर आ गया, ठीक है। ये बीच में जो रॉड है ये क्या है, स्टरर। अब दूसरे वाला टैंक पढ़ते हैं, पांच स्टर्ड टैंक। तो स्टर्ड नेम में आ रहा है तो इसमें भी स्टरर लगा होगा एक। ये वाला बड़ा
बन गया होगा ना? हाँ, देखो इस सैटरडे और संडे आपके बैच की पीटीएम ऑर्गेनाइज करी जा रही है, ऑफलाइन पीटीएम। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स को एक दिन नहीं बुलाया गया है क्योंकि यहाँ भीड़ हो सकती है। उस वजह से कुछ स्टूडेंट्स को हमने सैटरडे को कॉल किया है, आज कॉल गया होगा, और कुछ को कॉल किया है हमने संडे को। ठीक है, तो जैसे मैं बता देता हूँ किन स्टूडेंट्स की कल पीटीएम होगी। जिनके नेम ए से लेकर पी तक आते हैं, ए से पी, ठीक है, पी नेम वाली है, हाँ है क्लास में, पुनीता तक। ए से पी जिनके नेम है उनकी कल पीटीएम है, जैसे दिन में 3 बजे से लेकर 5:15 बजे तक, 3 to 5:15। ये आज कॉल गए होंगे और उसके रिगार्डिंग हम एसएमएस भी डाल देंगे टेलीग्राम पे। और बाकी जो बच्चे हैं आर से लेकर एंड लास्ट बी तक, उनकी पीटीएम होगी संडे के दिन। ठीक है, वो 2:30 से लेकर 4 PM तक है। ठीक है, तो उसका मैसेज आपको एक डाल देंगे हम। मेरे ख्याल बना लिया डायग्राम। पढ़ते हैं फिर। तो ये बताओ ये क्या है? और ये क्या है? स्टरर। और क्या डालेंगे यहाँ पर? ब्रोथ। उसी ब्रोथ में रिकॉम्बिनेंट सेल्स भी होंगे क्या? रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये इसके हैं इम्पेलर। वहां तो ब्लेड जैसे इम्पेलर थे पिछले केस में, यहाँ पर ऐसे डब्बे जैसे हैं इम्पेलर, स्टरर के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मीडियम का डिजाइन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमें बहुत सोफिस्टिकेट सिस्टम की जरूरत नहीं है। सोफिस्टिकेट मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम की यहाँ जरूरत नहीं है। तो जो इम्पेलर है अगर वो इस तरह के भी लगे हो तो उससे भी हमारा काम चल जाता है। स्पीड भी इसमें बहुत ज्यादा तेज नहीं रखी जाती। ठीक है, तो ये इम्पेलर, इस डिजाइन के इम्पेलर से भी काम चल जाता है। इसमें फॉर्म ब्रेकर की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो यहाँ पर वो फॉर्म ब्रेकर भी इंस्टॉल करे जा सकते हैं। ठीक है, स्टरर के साथ। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेज वो रिवॉल्व नहीं करता, सिंपल सा डिजाइन होता है। डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें एरेशन करने का डिफरेंस है कि एयर हम कैसे पास कर रहे हैं। इसमें स्टेराइल एयर जो है वो बॉटम से दी जाती है, स्टेराइल एयर। ठीक है, और वो बॉटम से जब देंगे वो जाकर इससे पास करती है, इसे बोलते हैं स्पार्जर। इसी पे इसका नेम है, स्पार्ज्ड स्टर्ड स्टर्ड टैंक, इसे स्पार्जर कहते हैं। तो देखो जब यहाँ से एयर जाएगी और इन होल से बाहर निकलेगी, अंदर निकलेगी मतलब टैंक के, तो बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये बबल्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे और बबल्स राइज करेंगे ऊपर की तरफ। बबल्स ऊपर की तरफ यहाँ से राइज करेंगे। स्पार्जर का काम है बबल्स को क्रिएट करना, एयर बबल। ये बबल ही तो बन रहे हैं स्पार्जर से।
हाँ तो बता रहा हूँ ना बबल का काम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एयर बबल बना है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? एयर बबल हैज मोर सरफेस एरिया। बबल की शेप कैसी है? स्फेरिकल है। हैज मोर सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वो ज्यादा होती है ना। हैज मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो ये स्फीयर का स्ट्रक्चर हो गया या एयर बबल का स्ट्रक्चर हो गया। इस एयर बबल पे ऑक्सीजन जो होती है वो एडजॉर्ब्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन इसके ऊपर है इस एयर बबल पे। तो जैसे जैसे बबल ऊपर की तरफ राइज करेगा, इसका एयर है तो ये बायंसी मिलेगी ना इसे, ऊपर की तरफ ये राइज करेगा। जैसे जैसे राइज करेगा, जहां जहां से जाएगा वहां वहां सेल्स भी होंगे, वो सेल्स ऑक्सीजन को क्या करते रहेंगे? कैप्चर करते रहेंगे। तो जैसे जैसे बबल ऊपर पहुंचेगा, ऊपर पहुंच के ये रप्चर हो जाएगा और जो ऑक्सीजन थी वो सेल्स ने अपटेक कर ली होगी। आया समझ में? इसी वजह से ये जो इम्पेलर है इनको बहुत ज्यादा तेज नहीं घुमाया जाता, नहीं तो ये बबल क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। बबल भी ब्रेक हो सकते हैं ना अगर ये बहुत ज्यादा तेज घूमेगा तो। ठीक है, तो इस हिसाब से इस रेट को मैच किया जाता है कि बबल यहाँ पर बने। हम्म। है जैसे जो बबल है वो, यहाँ जो पानी होगा ब्रोथ का और ये जो ऑक्सीजन है उसी से मिलकर बना हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ है और ये वाटर की एक फिल्म है, उसके ऊपर ये एड्जॉर्ब्ड है ऑक्सीजन। O2 is adsorbed over bubble. Cells capture O2 from rising air bubbles. जैसे जैसे एयर बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे, उन्हीं से वो ऑक्सीजन को कैप्चर करते रहेंगे। बाकी अगर इसमें पीएच कंट्रोल की जरूरत है तो उसे भी लगा सकते हैं, इंस्टॉल यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसका जो डिजाइन होता है वो सिंपल सा होता है, जितना मैंने यहाँ पढ़ा है। बाकी चीजें भी ऐड करी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे जो बबल हैं ये नीचे से राइज हो रहे हैं, यहाँ से स्पार्जर से। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज दी ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया, क्योंकि वो उसके सरफेस पे है तो उससे ट्रांसफर का जो एरिया है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, और बबल्स जैसे जैसे ये राइज करेंगे तो राइजिंग बबल्स के साथ सेल्स को भी ऑक्सीजन अपनी मिलती जाएगी। ठीक है, हाँ। अगर इसका टैंक का डिजाइन और ज्यादा बड़ा होगा फिर ये बबल सुटेबल नहीं है, फिर हमें वो दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। कर लिया था ये नोट? तो ये दो तरह के रिएक्टर के डिजाइन हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड्स इन बायोरिएक्टर। जैसे हम सेल्स को इसके अंदर कल्चर कर रहे हैं ना, रिएक्टर के अंदर सेल्स को हम ग्रो करा रहे हैं, तो उनको ग्रो कराने के क्या अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड में।
अच्छा आपने ये बताओ, वो पढ़ा था बैक्टीरिया में, आपको बॉटनी में पढ़ाया गया है? नहीं, बैक्टीरिया में जैसे ग्रोथ कर्व। हम्म। हाँ, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, ये सब पढ़ा है आपने? तो उसी पे बेस्ड है हमारा ये अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड्स। अच्छा, यहाँ पर गैस एंट्रेनमेंट। अच्छा, जैसे एंट्रेनमेंट का मतलब होता है जैसे एड्सॉर्प्शन, जैसे जो बबल है उसके ऊपर O2 एड्सॉर्ब्ड है, तो उसी को कहते हैं एंट्रेनमेंट। एंट्रेनमेंट मतलब एड्सॉर्प्शन, जहां पर दो अलग अलग सरफेसेस हों, जैसे एक तो लिक्विड की सरफेस होगी और एक है यहाँ पर गैस की सरफेस, O2 की सरफेस, वो दोनों आपस में जुड़े हुए, उसी को कहते हैं यहाँ पर एड्सॉर्प्शन या फिर एंट्रेनमेंट। ठीक है, तो वो उसी को शो कर रहा है यहाँ पर कि यहाँ यहाँ तक जैसे जो बबल है वो आ गए सरफेस तक। तो टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड में सबसे पहले आप लिखो बैच कल्चर। इसको क्लोज्ड टाइप भी कहते हैं इस मेथड को। बैच कल्चर में क्या करते हैं, इसमें आपको जो भी सेल्स ग्रो करने होते हैं, उन सेल्स को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर के इनसाइड एक बार में सारा मीडियम डाल देते हैं। जैसे मान लो रिएक्टर में आपको 500 लीटर मीडियम डालना था, आपने एक बार में वो 500 लीटर मीडियम डाल दिया, फिर आप रिएक्टर को पूरा बंद कर दोगे, फिर और कोई नया मीडियम उस पर ना ऐड होगा, ठीक है, ना हम उससे कुछ पुराना मीडियम रिमूव करेंगे, फिक्स हम कर देंगे, ठीक है, कि इतना मीडियम डालना है, और फिर मीडियम डालने के बाद उस पर आप सेल्स डाल दोगे जिसे आपको ग्रो कराना है। फिर आपने मान लो वो सेल बैक्टीरिया डाला था, तो बैक्टीरिया पहले अपनी लैग फेज में आएगा जब वो ग्रो करेगा, फिर कौन सी फेज में जाएगा, लॉग फेज में जाता है बैक्टीरिया, अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, और फिर कौन सी फेज में आता है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या उसकी ग्रोथ चल रही होती है, उसकी ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है ना, तो जैसे ही वो स्टेशनरी फेज में आता है, हम क्या करेंगे, रिएक्टर को बंद कर देंगे और वहां से जो भी फाइनल प्रोडक्ट था उसको प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। आया समझ में? तो इसमें क्लोज टाइप का मीनिंग समझ में आया कि हमने एक बार में मीडियम डाला और उसको बंद कर दिया। बैच क्यों बोलते हैं, हमने एक बैच में सारा मीडियम डाल दिया, 500 लीटर मीडियम था, एक साथ डाल दिया, या तो हम 5 बैच बनाए 100 लीटर के उसको डाले, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने एक बार में सारा मीडियम उसमें ऐड कर दिया, इसीलिए इसको बैच कल्चर नेम दिया गया। इसमें आप लिखो मीडिया या ब्रोथ is added only once in bioreactor, एक ही बार बायोरिएक्टर में हम मीडिया को ऐड करेंगे, एंड रिकॉम्बिनेंट cells are allowed to grow, और उन सेल्स को ग्रो करने के लिए हम लीव कर देंगे, नया मीडियम बीच में ऐड हम नहीं करेंगे। तो जो आपने पॉपुलेशन ग्रोथ बैक्टीरिया में पढ़ी होगी, वाई एक्सिस पे है पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, एक्स एक्सिस पे टाइम है, टाइम के साथ कितनी पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो कुछ इस तरह का आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ऐसा ग्राफ था कुछ। तो इसमें स्टार्टिंग वाली होती है लैग फेज, और इसे बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज।
फिर ये होती है स्टेशनरी फेज, और सबसे आखिरी होती है डेथ फेज। लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ फेज। लैग फेज में क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही, मतलब बहुत कम हो रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है वो। ठीक है। लैग फेज में क्या होता है, जो भी सेल्स होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। जैसे पहले वो बैक्टीरिया थोड़े से मीडियम में ग्रो कर रहे थे, अब आपने उसको कई 100 लीटर मीडियम दे दिया, तो उस नई कंडीशन में वो बैक्टीरिया अपने आप को अडेप्ट करा रहा है, इसलिए उसकी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर जैसे ही वो अडेप्ट हो जाएगा, कौन सी फेज में जाएगा वो अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा और एकदम से राइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो मीडियम था वो मीडियम खत्म हो चुका होगा लॉग फेज के एंड पे, जितना भी मीडियम था वो सब सेल्स ने यूज अप कर लिया, तो अब नया मीडिया है नहीं, तो सेल्स मर रहे होंगे और कुछ नए सेल्स बन रहे होंगे। किसको खाकर? जो सेल मर गए, जो सेल मर गए उस पर फीड कर रहे होंगे दूसरे सेल्स, तो वो कैसी फेज में आ जाएगा? स्टेशनरी फेज। फिर एक मोमेंट आएगा जब न्यूट्रिएंट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और अब ज्यादा सेल्स क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स बन गए मरे हुए सेल से, और उन टॉक्सिन से सारे सेल्स क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं, तो वो चला जाएगा सेल डेथ फेज में। ठीक है। तो हमें कौन सा बेनिफिट होगा, कौन सी फेज में बैक्टीरिया को हम ग्रो कराएं? लॉग फेज में। हमें लॉग फेज में ग्रो कराना है। रिकॉम्बिनेंट cells are allowed to grow up to log phase। log phase के एंड तक रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम क्या करेंगे? ग्रोथ करवाने देंगे। जैसे ही लॉग फेज का एंड होगा, हम रिएक्टर को बंद कर देंगे। बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर इज ओपन एट द एंड ऑफ लॉग फेज। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि इन सेल्स का लॉग फेज कितने टाइम तक चलेगा, तब तक आप उस रिएक्टर को चलने दो। ठीक है। ऐसे कल्चर को बोलते हैं बैच कल्चर। तो बैच कल्चर तब किया जाता है जब आपके पास बहुत ज्यादा मीडियम ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेश मीडियम आपके पास ना हो। ठीक है, कि आप कॉन्टिन्यूसली उसको नया मीडिया दे सको, इतना आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप कॉस्ट इफेक्टिव कुछ काम करना चाहते हो जिसमें आप ज्यादा रॉ मटेरियल ना दो। ठीक है। लेकिन कोई एक दूसरी ऐसी कंपनी है जो अफोर्ड कर सकती है कॉन्टिन्यूस फ्रेश मीडियम की सप्लाई को, तो उस कल्चर को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर। इसे ओपन टाइप कहते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या करते हैं, आपने एक मीडियम डाला और बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट हो गए। ठीक है। फिर जैसे ही वो लॉग फेज में अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, आप क्या करोगे? कॉन्टिन्यूसली कुछ लीटर में मीडियम बिलो से निकालते रहोगे, प्रोडक्ट सैंपलिंग पोर्ट से कुछ मीडियम निकालते रहोगे और ऊपर से कुछ मीडियम ऐड करते रहोगे। जैसे 1 लीटर आपने मीडियम निकाला, ऊपर से 1 लीटर ऐड कर दिया। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा ये साइकिल। ठीक है। जिससे क्या होगा, वो सेल्स हमेशा लॉग फेज में रहेंगे, क्योंकि उनको फ्रेश मीडियम मिलता जा रहा है और ओल्ड मीडियम रिमूव होता जा रहा है। फ्रेश मीडिया इज कॉन्टिन्यूसली
is continuously added while old media is removed to maintain cells in log phase में, ताकि सेल्स रहे। तो इसके लिए आपको ज्यादा मीडिया देना पड़ेगा ना, तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी प्रोडक्शन की, कॉन्टिन्यूसली नया मीडिया आपको देना पड़ रहा है। नेक्स्ट, तीसरा होता है जो इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसे कहते हैं फेड बैच कल्चर। इसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, फेड बैच कल्चर को। जैसे आप स्टेशनरी फेज में सेल क्यों जाता है, पहले ये समझो। स्टेशनरी फेज में एक सेल तब जाता है जब फ्रेश मीडिया सारा खत्म हो चुका हो, तब जाएगा वो स्टेशनरी फेज में। तो वो अपनी ग्रोथ कर नहीं पाएगा अगर फ्रेश मीडिया नहीं है। तो अगर आपको एक सेल को लॉग फेज में रखना है तो उसे आप फ्रेश मीडिया देते रहो। जो पुराना मीडिया है जिसमें हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स भी इकट्ठे हो रहे हो, उसको आप रिमूव करते रहो, तो हमेशा उसको फ्रेश मीडिया मिला ना, और वो पहले से लॉग फेज में था, वो लॉग फेज में ही रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना उससे। अगर आप कुछ निकाल लोगे तो वो इक्विवेलेंट में कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी जो आप निकाल लो, लेकिन वो हमेशा हाई रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसमें तो होगी ही नहीं जो हम डालेंगे। जो पहले से बैक्टीरिया थे वो ही ग्रो करेंगे उसको यूज करके। फेड बैच कल्चर में क्या करते हैं, जैसे अगर आप ये नहीं चाहते कि कॉन्टिन्यूसली मीडिया दें, तो क्या करेंगे, पहले उसको मीडिया एक बार देकर वेट करेंगे कब तक उसकी लॉग फेज एंड होगी। जैसे ही उसकी लॉग फेज एंड हुई, उस मोमेंट पे कुछ मीडिया निकाल लिया और कुछ नया फ्रेश मीडिया उतनी अमाउंट में डाल दिया, ताकि वो स्टेशनरी फेज में एंटर ना हो पाए। वेट करेंगे जब तक लॉग फेज उसकी एंड नहीं हो जाती। फ्रेश मीडिया is added at the end of log phase। जैसे अगर मैं इसको सेम ऊपर वाले ग्राफ में शो करूं, तो जैसे कोई सेल है वो लॉग फेज में है, ठीक है, अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, और जैसे ही उसकी लॉग फेज एंड हुई, वो जस्ट एंटर होना स्टार्ट हो रहा है स्टेशनरी में। लेकिन आपने इस मोमेंट पे क्या करना है, नया मीडिया डाल देना है, तो दोबारा से लॉग फेज में चला जाएगा। फिर उसकी ये लॉग फेज खत्म हुई, फिर वो स्टेशनरी में जाने लगा है, फिर डाल दो नया मीडिया, फिर वो दोबारा चला जाएगा। तो इस तरह से वो हमेशा कौन सी फेज में रहेगा, लॉग फेज में, और उसकी ग्रोथ चलती रहेगी। जैसे इसके एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कौन से सेल से मिलता है हमें, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कौन से सेल से मिलता है हमें, पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस होता है ये। उस फंगस को ऐसे रिएक्टर्स में ग्रो कराते हैं और वो रिलीज करता रहता है पेनिसिलिन। फिर प्रोडक्शन ऑफ बेकर्स यीस्ट, इसके बारे में भी पढ़ा होगा आपने। ये फूड आइटम्स में यूज हो जाता है, ब्रेड बनाने के लिए भी काम आता है ये, ठीक है। तो जैसे ये मार्केट में ऐसे ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में आता है, तो इसकी प्रोडक्शन पहले करवाते हैं बायोरिएक्टर के अंदर। बायोरिएक्टर में बस इसको ग्रो करवाना है, जो ईस्ट है वही फाइनल प्रोडक्ट है, हमें ईस्ट से कुछ बनवाना नहीं है, ईस्ट की बस एक लार्ज अमाउंट चाहिए, तो बायोरिएक्टर में इसको ग्रो करा लेते हैं, जो सेल्स ग्रो है उसको फिर बाद में फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया टाइप्स ऑफ कल्चर। लास्ट टॉपिक जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसमें जैसे बेसिकली सेल्स का बायोमास होता है एक, और उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं जो फर्मेंटेशन कॉज करते हैं। जो पाउडर आता है ना, खमीर उठाने के लिए यूज करते हैं उसे, ठीक है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं उसके, वो काम कर जाते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम तो काम करता ही है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, फ्रॉम मीडिया या ब्रोथ टेकन आउट ऑफ बायोरिएक्टर। आपने बायोरिएक्टर से जो भी मीडिया बाहर निकाला है, बायोरिएक्टर रन करने के बाद जो भी मीडिया आपने बाहर निकाला है, उस मीडिया में आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसको वहां से फिल्टर या सेपरेट प्यूरिफाई करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है? जैसे आप यहाँ डायग्राम देखो बायोरिएक्टर का, स्टर्ड टैंक वाला, जो ये प्रोडक्ट सैंपलिंग पोर्ट है, मैंने बताया था यहीं से निकालते हैं ना मीडिया को, ओल्ड मीडिया को बाहर, और उसी में आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये नीचे की तरफ है रिएक्टर में, इसलिए इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब इसको खोलेंगे इस टुंटी को, तो यहाँ से एक स्ट्रीम निकलेगी मीडिया की, डाउन स्ट्रीम, उसी को हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उसको आगे आपको प्रोसेस करना है, प्यूरिफाई करना है। वहां से टर्म आई है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आगे समझ में? नीचे ही होता है वो लगा, ऊपर लगा होता तो नीचे गिरता, जब लगा ही नीचे होता है। ऊपर से डालने वाला लगा होता है, जिसको डालना हो ना वो ऊपर लगा हो। बहुत दिमाग लगाते हो तुम लोग ना, फालतू का। प्यूरिफाई करने के जो मेथड्स हैं, अच्छा याद आया मुझे, एक क्वेश्चन आया था एक बार, बोर्ड में आया था सीबीएसई के, ठीक है, नीट में भी नहीं आया। क्वेश्चन ये था, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चन था, और बच्चे पढ़ कर के आ गए थे डाउनस्ट्रीम। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब अपस्ट्रीम तो कुछ होता ही नहीं रिएक्टर में, तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग का फिर मतलब क्या निकाला था कि डाउनस्ट्रीम करने से पहले जितने भी आपके स्टेप्स पढ़े बायोटेक वाले चैप्टर में, वो सब आएगा। तो डाउनस्ट्रीम करने से पहले आपने क्या क्या पढ़ा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में ये बताना था कि कैसे हम आरडीटी करते हैं। दूसरा, बायोरिएक्टर डिजाइन कैसे होते हैं, इन सबको बताना था ब्रीफ में। आया समझ में? जब बायोरिएक्टर रन कर देंगे हम, उसके बाद आएगा ना डाउनस्ट्रीम। तो बायोरिएक्टर या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से पहले जो भी है वो क्या है? अपस्ट्रीम। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लस बायोरिएक्टर डिजाइन। नहीं, जब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फिर हम दिमाग लड़ाते हैं ना, सब कुछ ही लिखना है इसमें, तो सब कुछ लिखा हो नंबर तो दे देगा।
मेथड्स डाउनस्ट्रीम प्रोसेस या प्यूरिफाई करने के। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है और जो ब्रोथ निकाला था वो कैसा था, वो लिक्विड था। आप ब्रोथ को ड्राई कर दो, वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें जो सॉलिड पार्ट है वो बचेगा, वो आपका प्यूरिफाई हो गया। तो ड्राइंग से भी हम फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा, फिल्ट्रेशन ऑफ बायोमास। जैसे मान लो आप जो सेल्स ग्रो कराए हैं आपने, जैसे आपने ईस्ट के सेल्स ग्रो कराए, वो सेल्स ही आपका प्रोडक्ट था। ईस्ट के सेल्स ही आपको ग्रो कराने चाहते थे, तो आप उसे किसी फिल्टर मेम्ब्रेन से पास करा दो, जिसमें से लिक्विड तो निकल गया और फिल्टर के ऊपर क्या बच गए, वो सेल्स बच गए, वो आपका प्रोडक्ट फिल्टर हो गया। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ बायोमास। या फिर आप क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ये पढ़ा है इनके बारे में स्कूल में। क्रोमेटोग्राफी तो सुना होगा। उसमें एक फिल्म होती है कागज की, उसके ऊपर राइज हो जाता है वो। हम्म, उसमें से कैसे निकालते हैं, तो पढ़ के आना पड़ेगा फिर। क्रोमेटोग्राफी कई सारे टाइप की होती है। एक होती है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की टेक्निक बताओ, ऑप्शन में HPLC लिखा हो, तो समझ जाना क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में वो बाद में देखेंगे। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? नहीं, सोल जेल सेपरेशन ऐसा कुछ। अच्छा, चलो ठीक है, वो रहने दो फिर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लिख लो। जैसे मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो हैं और सॉल्वेंट में को आपको फिल्टर करना है, तो इस टेक्निक से सॉल्वेंट को निकालते हैं। हाँ, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये सारी टेक्निक जो होती है ये आती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे देखो, आपने उसको फिल्टर कर लिया प्रोडक्ट को। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। अब बेचने के लिए मान लो कि उस प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट है, तो आप ये चाहते हो कि वो प्रोडक्ट उस एक्सपायरी डेट तक काम करे अपना पूरा, तो आपको उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा ना, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव की भी एक एज होगी जब तक वो काम करेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपायरी डेट एक सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग यहाँ हो गया खत्म। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के आगे अगले के स्टेप्स, क्वालिटी मेंटेनेंस, ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से अलग है। क्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, क्या ऐड करेंगे, थ्रू यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम दवाई लेते हो कैप्सूल वाली, दो ढक्कन लगे होते हैं ना उसमें, वो प्रिजर्वेटिव ही तो है, उसके अंदर है ड्रग। कई बार जो हम ओरली टैबलेट्स लेते हैं, उसमें ऐसा प्रिजर्वेटिव बाहर की तरफ होता है, जो हमारे स्टमक के इंटेस्टाइन के एंजाइम से उस ड्रग को बचाता है। ड्रग तो उसके अंदर होता है टैबलेट के। ठीक है, तो वो हेल्प करेगा उसकी डाइजेशन ना हो जाए हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, इस तरह से भी प्रिजर्वेटिव्स को यूज किया जाता है। तो आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया,
फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन, कि आप प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बेचना चाहते हो, किस फॉर्म में। चबाना नहीं चाहिए ना, जो उसकी डोसेज है उसके अकॉर्डिंगली लेना चाहिए, ठीक है। जो चबा के खानी है वो वहीं से ही ब्लड, ओरल कैविटी के ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब हो रहा होगा, अगर वो ऐसा लिखा हुआ है। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में ये आता है कि, लेकिन अगर नॉर्मल दवाई को चबा रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया बात है। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में जैसे आपको अपने प्रोडक्ट का स्प्रे बनाना है तो वो फॉर्म में उसको यूज करो आप, पाउडर फॉर्म में देना है आपको तो पाउडर बनाओ उसकी, आपको उसकी टैबलेट्स की फॉर्म में देना है, दवाई अगर है, पेस्ट या जेल उसका कुछ बनाना है, या इंजेक्शंस की फॉर्म में देना है, ये अलग अलग क्या होगी, फॉर्मुलेशंस होगी। इस फॉर्म में आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हो। तो ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अलावा है, क्वालिटी कंट्रोल और फॉर्मुलेशन। एक लास्ट पॉइंट, अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट एक ड्रग है, ठीक है, जिसे आप ह्यूमंस पे यूज करना चाहते हो किसी बीमारी के अगेंस्ट, तो वो ड्रग डायरेक्टली मार्केट में नहीं आता है, उसकी टेस्टिंग होती है ना पहले। जैसे अभी वैक्सीन आनी थी तो उसकी इतनी सारी टेस्टिंग हो रही थी, हम सब वेट कर रहे थे कब आएगी, क्योंकि वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर था। वो जैसे ही वो टेस्टिंग अप्रूव्ड होती है तब वो ड्रग जाके मार्केट में आता है। तो इफ प्रोडक्ट इज ड्रग देन प्री क्लिनिकल and clinical testing is required। उसकी पहले टेस्टिंग की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। प्री क्लिनिकल होता है जैसे एनिमल्स पे टेस्ट करना ड्रग को, चूहों पे टेस्ट किया, मंकी पे टेस्ट किया, ठीक है, और उन पे जो उसका साइड इफेक्ट्स आए उनको नोट करना। अगर उन पे वो ड्रग काम कर रहा है, चूहों पे काम किया तो फिर मंकी पे टेस्ट करेंगे, अगर उन पे भी काम कर गया वो सही, फिर अप्रूवल मिल जाएगा कि आप क्लिनिकल टेस्टिंग कर सकते हो। क्लिनिकल टेस्टिंग करने के लिए ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है, क्लिनिकल टेस्टिंग ह्यूमंस पे होती है, ठीक है। तो अप्रूवल एक बार मिल गया ड्रग अथॉरिटी से, फिर वो किसी हॉस्पिटल के पास अप्रोच करेगा पर्सन कि आप मुझे वॉलंटियर ह्यूमन ऐसे वॉलंटियर दो जिसपे मैं अपने ड्रग को टेस्ट कर सकूं। तो फिर कुछ जो वॉलंटियर होते हैं वो या तो पहले से बीमार पर्सन होते हैं, या फिर ऐसे पर्सन होते हैं जो मनी के नीडी होते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है, तो उनसे वो फॉर्म साइन करा लेते हैं कि अगर इस टेस्टिंग में आपकी जान को खतरा हो या जान जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। इंग्लिश में लिखा होता है लेकिन। तो वो सब करवा के उसकी टेस्टिंग का ट्रायल्स चलती है, कई तरह की ट्रायल्स होती है, 3 फेज में क्लिनिकल टेस्टिंग होती है। जब वो अप्रूव हो जाए डिफरेंट एज ग्रुप्स पे भी टेस्ट करते हैं, जैसे एक हेल्दी पर्सन पे, एक बूढ़े पर्सन पे, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स में जब टेस्टिंग हो जाती है फिर वो मार्केट में ड्रग अप्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हुआ यहाँ पर कंप्लीट। क्या फायदा होता है, जैसे बनाई तो हमने ह्यूमंस के लिए, अब हमें ये नहीं पता ना वो ड्रग का टॉक्सिसिटी लेवल कितना है, क्या डोसेज उसकी होनी चाहिए, तो हमें उसके पहले एनिमल पे डोसेज को चेक करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर लिख कर देता है ना कि ये दवाई 3 दिन खाना, 2 टाइम खाना, अब वो 3 टाइम देनी है, 4 टाइम देनी है, वो पहले एनिमल पे टेस्ट हुआ होगा। मान लो किसी टॉक्सिसिटी लेवल आप टेस्ट कर रहे हो, उस एनिमल की जान चलेगी, और वही सेम टेस्ट आप एक ह्यूमन पे कर रहे हो, ह्यूमन की जान चलेगी, आपको तो जेल हो जाएगी। अगर कोई एनिमल लैब में मरता है तो कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट एनिमल। इसलिए एनिमल्स पे पहले टेस्ट करते हैं, मैमल्स पे, जैसे रैबिट होगा या माउस हो गया। माउस पे क्यों करते हैं, क्योंकि उनका डीएनए
और हमारा डीएनए काफी सिमिलर होता है 80% तक, ठीक है। मंकीज का डीएनए हमसे 90% तक सिमिलर होता है। और ज्यादा अगर कोई और मैमल लेना था, काऊ हॉर्स ले लेते हैं, उनमें भी कुछ सिमिलरिटीज होती है। तो जैसे उनका इम्यून सिस्टम काम करता है वैसे ही लगभग हमारा भी कर रहा होता है, इसलिए उन एनिमल्स पे पहले टेस्ट करते हैं। और किसी का डाउट अभी ऑफलाइन में? हम्म, हाँ, तो उसके लिए भी बायोटेक करती है कुछ, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। जैसे कोई पोलियो वायरस है और वो उसका टेस्ट तूने करना है, वायरस की कोई तूने वैक्सीन बनाई पोलियो वायरस की और चूहे पे टेस्ट करना है। अब चूहे को तो होता ही नहीं पोलियो, तो उस केस में बायोटेक से हम चूहे को मॉडिफाई कर देते हैं, चूहा ऐसा बना देते हैं जो पोलियो वायरस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे। एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई एक्सपायरी नहीं होती। वैसे एलोपैथी में तो एक्सपायरी डेट के साथ आती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई एक्सपायरी नहीं होती।